हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हुमायूं के ऊपर है। ठीक है। और इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो हमारा बाबर पर था। तो बाबर का बेटा था हुमायूं। हुमायूं के अतिरिक्त बाबर के अन्य 3 और बेटे थे, जिससे कामरान, अस्कारी और हिंदार। ठीक है। तो हुमायूं चूँकि सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए बाबर की मृत्यु होने के उपरांत 29 दिसंबर 1530 को हुमायूं जो था वो आगरा के सिंहासन पर बैठता है। उसका राज्याभिषेक आगरा में हो जाता है। ठीक है। तो हुमायूं जो था उसका जन्म कब हुआ था? 1508 में काबुल में हुआ था। ठीक है। मैंने बताया था आपको कि 1507 में क्या हुआ था, बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक उसके 1 वर्ष बाद काबुल में हुमायूं का जन्म होता है। ठीक है। और बाबर की तीसरी पत्नी जो थी, उसके गर्भ से हुमायूं का जन्म होता है। अब बाबर की अंतिम इच्छा थी कि मरते टाइम कि उसके साम्राज्य का विभाजन जो है उसके सभी भाइयों में किया जाए। तो अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए हुमायूं जो था उसने अपने भाइयों में अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया, जो कि उसकी एक सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ठीक है। तो जिसमें उसने कामरान को काबुल कंधार, अस्कारी को संभाल और हिंदाल को मेवातार और अलवर दिए। ठीक है। साथ ही उसका एक चचेरा भाई था जिसका नाम था सुलेमान मिर्जा। ठीक है। उसको उसने बदख्शां का सूबेदार नियुक्त किया। हालांकि राज्याभिषेक से पहले हुमायूं स्वयं भी बदख्शां का सूबेदार हुआ करता था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि हुमायूं के कुछ सैन्य अभियानों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो है कलिंजर का युद्ध, जो कि 1531 में होता है। अब देखिए क्या, कलिंजर जो थी एक जगह थी, मानिए कलिंजर है। कलिंजर का शासक कौन था? प्रतापरुद्रदेव था। ठीक है। कलिंजर का शासक कौन था? प्रतापरुद्रदेव था। अब क्या होता है, हुमायूं के समय एक गुजरात का शासक था बहादुर शाह, जो काफ़ी शक्तिशाली शासक था। अब हुमायूं ये सोचता है कि मैं कलिंजर पर अटैक करूं, यहाँ से संपत्ति अर्जित करूं, ताकि गुजरात का शासक बहादुर शाह यहाँ ना आ पाए। ठीक है। तो उसके आने से पहले ही वो क्या करता है, हुमायूं कलिंजर पर अटैक कर देता है। ठीक है। और कलिंजर पर अटैक करता है और तभी उसको सूचना मिलती है, हुमायूं कहाँ अटैक करता है? कलिंजर पर। तभी उसको सूचना मिलती है कि महमूद लोधी जो अफगान शासक है वो जौनपुर की साइड बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये सूचना जैसी मिलती है, वैसे क्या करता है, वो कलिंजर को तो छोड़ता है, वहाँ का जो राजा था प्रतापरुद्रदेव उससे संपत्ति ले लेता है, उसको छोड़ के जौनपुर की साइड बढ़ने लगता है। तो ये हो गया कलिंजर का युद्ध। ठीक है। उस समय कलिंजर का शासक कौन था? प्रतापरुद्रदेव। पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। अगला है दोहरिया का युद्ध, जो 1532 में हुआ था। ठीक है। अब देखिए, ये कलिंजर से जौनपुर की साइड बढ़ रहा होता है, जौनपुर की साइड बढ़ रहा होता है, महमूद लोधी भी जौनपुर की साइड बढ़ रहा होता है। रास्ते में क्या होता है, एक जगह होती है जिसको बोलते हैं दोहरिया। दोहरिया में क्या होता है, ये लोग मिलते हैं और इनके बीच में युद्ध होता है, इसे बोलते हैं हम दोहरिया का युद्ध। ठीक है। जो कि कब हुआ था? 1532 में हुआ था। उसके बाद है अगला जो है वो है चुनार का खेड़ा। ठीक है। तो चुनार जो था किला था वो किसके अधीन था? शेर खां के अधीन था, शेर खां के पास था। ठीक है। जो कि उसको उसकी जो विधवा बीवी से प्राप्त हुआ था। ठीक है। मतलब उसकी विधवा नहीं, चुनार का जो किलेदार था उसकी बीवी थी। तो किलेदार मर जाता है और बीवी जो थी उससे ये शेर खां विवाह कर लेता है, तो इसको चुनार का किला प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि हुमायूं जो होता है चुनार के किले पर कब्जा करने के लिए इसको घेरा डालता है, इसको चारों ओर से घेर लेता है, 4 महीने तक घेरे लेता है, लेकिन फिर भी वो इसको जीत नहीं पाता है। अब क्या होता है, काफ़ी टाइम बर्बाद हो रहा होता है। ठीक है। इसको भी अपने दिल्ली जाना रहता है। अब क्या होता है, शेर खां भी सोचता है कि ना तो मैं कोई अपनी संपत्ति अर्जित कर पा रहा हूँ, बेचा बयान कर पा रहा हूँ फालतू में। ठीक है। तो टाइम भी ख़राब हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में एक समझौता हो जाता है, समझौता होता है। इस समझौते के तहत यह तय होता है कि शेर खां अपने बेटे कुतुब खां को कुछ सैन्य टुकड़ी के साथ कहाँ भेजेगा? हुमायूं के साथ भेज देगा। तो जो शेर खां था वो अपने बेटे कुतुब खां को हुमायूं के साथ भेज देता है। कुतुब खां हुमायूं के साथ चला जाता है। ठीक है। और इस तरीके से ये जो हो गया चुनार का घेरा 1532 में, जो कि कितने माह तक घेरता है? 4 माह तक। याद रखने का, टाइम पूछा जाता है, 4 माह तक घेरे रहता है। उसके बाद है बहादुर शाह से संघर्ष। ठीक है। तो बहादुर शाह जो था गुजरात का शासक था। ठीक है। काफ़ी शक्तिशाली था। तो 1535 में क्या होता है कि इसे संघर्ष का हम पढ़ेंगे, 1535-36 के आसपास ऐसे हुए हैं। तो बहादुर शाह था वो चित्तौड़ पर अटैक करता है। उसमें चित्तौड़ की रानी कर्णवती थी, जो कि एक हिंदू शासिका थी। ठीक है। और बहादुर शाह जो था कहते मुसलमान थे और हुमायूं भी मुसलमान था। अब क्या होता है कि बहादुर शाह जो था वो चित्तौड़ पर अटैक करता है और रानी कर्णवती जो थी वो हुमायूं को राखी भेजती है और उससे सहायता की मांग करती है कि आप हमारी सहायता कीजिए बहादुर शाह। ठीक है। बहादुर शाह हमारे यहाँ क्या कर रहा है? अटैक करने वाला है, हमारी सहायता कीजिए। लेकिन क्या होता है, बहादुर शाह को ये सूचना मिलती है कि कर्णवती ने क्या करा है, सहायता की मांग की है। तो ये हुमायूं को संदेश भेजता है कि काफिर राज्य की सहायता आपको नहीं करनी है। ठीक है।
मैं भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, और ये हिंदू है, हिंदू यानी काफिर हैं, तो हमें इनकी सहायता नहीं करनी है। तो ये इनके जो अनुरोध था उसको स्वीकार कर लेता है, कर्णवती की सहायता नहीं करता है। बाद में क्या होता है, बहादुर शाह इनको जीतता है। जीतने के उपरांत यहाँ से काफ़ी संपत्ति और अन्य राज्यों को भी जीतता है, संपत्ति अर्जित करता है। बाद में क्या होता है, सारंगपुर में एक जगह बहादुर शाह हुमायूं के बीच में बाद में युद्ध होता है, और इस युद्ध में हुमायूं जीत जाता है, ठीक है। और बहादुर शाह द्वारा जीते गए जो क्षेत्र थे, मालवा, मांडू, गुजरात, उस पर हुमायूं अपना अधिकार कर लेता है। इसके बाद है, हालांकि बाद में क्या होता है कि ये फिर हुमायूं के यहाँ से चले आते हैं, लेकिन अभी तो हमको हुमायूं के बारे में यही पढ़ना है, हुमायूं के अभियानों के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। हुमायूं के बाद ये फिर उसके पास चले जाते हैं। अगला है शेर खां से संघर्ष। शेर खां से संघर्ष पहले भी हुआ, ठीक है। क्या हुआ था, शेर खां जो था उसके टाइम पे उसने चुनार का पहला घेरा डाला था, अभी दूसरा घेरा डालता है जो कि 6 महीने तक डालता है। 6 महीने तक क्या होता है, वो चुनार के किले को घेरे रहता है, लेकिन उस पर कब्जा नहीं कर पाता है। बाद में क्या होता है, उसको पता लगता है कि शेर खां जो है वो बंगाल अभियान में गया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी संपत्ति अर्जित करता है शेर खां, जीतता है, और वहाँ से संपत्ति को लेकर एक जगह है रोहतासगढ़, उसमें क्या होता है वो जमा कर देता है। बंगाल से जो संपत्ति जीतता है रोहतासगढ़ में जमा कर देता है, ठीक है। अब क्या होता है, चुनार को 6 महीने तक घेरता है, उसको कोई सफलता नहीं लगती। बाद में वो उसको पता लगता है कि शेर खां तो बंगाल अभियान में गया है, तो ये भी बंगाल की साइड जाता है और देखता है कि यहाँ तो सब ध्वस्त पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि शेर खां यहाँ से पहले ही संपत्ति को लूट चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर वो इसका पुनर्निर्माण कराता है इस जगह का, और उसका नाम क्या रखता है, जनताबाद, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है जनताबाद के बारे में, याद रखिएगा। अगला है चौसा का युद्ध, इंपॉर्टेंट है, 26 जून 1539 को हुआ था, ठीक है। डेट और सन भी पूछ ली जाती है, याद रखिएगा। अब क्या होता है, जून में क्या होता है, बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब ये युद्ध किसके बीच हुआ था, शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। ये उसके पीछे पीछे रहता है, ठीक है, मैंने बताया ना पीछे पीछे जाता है बंगाल साइड में। अब क्या होता है, चौसा साइड में शेर खां और हुमायूं के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है, हुमायूं की पराजय हो जाती है, शेर खां जीत जाता है। अब क्या होता है, हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। अब उस समय नदियाँ जो थी वो काफ़ी, उनमें बाढ़ आई हुई थी, पानी जो था काफ़ी अत्यधिक पानी भरा हुआ था उनमें, ठीक है। अब क्या होता है कि वो डूबने लगता है, और तभी एक व्यक्ति था जिसका नाम था निजाम, वो हुमायूं की जान बचा लेता है, ठीक है। तो हुमायूं की जान किसने बचाई थी, निजाम नाम के व्यक्ति ने बताई थी। चौसा के युद्ध में प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, शेर खां इस युद्ध के बाद, चौसा युद्ध के बाद अपने आप को शेरशाह की उपाधि धारण करता है, ठीक है। और अब हम शेरशाह खां की जगह पढ़ेंगे शेरशाह, ठीक। तो चौसा का युद्ध इंपॉर्टेंट है। इसके बाद होता है बिलगांव या कन्नौज का युद्ध। तो बिलगांव का युद्ध, जिसे कन्नौज युद्ध भी जानते हैं, वो 17 मई 1540 में होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डेट सन वगैरह सब, ठीक है। अब ये युद्ध भी शेरशाह, अब शेर खां किस क्या बन जाता है, शेरशाह बन जाता है ना, उपाधि धारण कर ली थी। शेरशाह और हुमायूं के बीच होता है। इस युद्ध में हुमायूं का साथ उसके 2 भाई हिंदाल और अस्कारी भी देते हैं, लेकिन फिर भी उसे पराजय का मुख देखना पड़ता है, और यहाँ से भागकर युद्ध के पराजय के उपरांत हुमायूं जो होता है वो कहाँ चला जाता है, सिंध चला जाता है, और सिंध भाग जाता है। वहाँ पर 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत करता है वहीं पर, ठीक है। सिंध में जब चला जाता है, वहाँ पर हुमायूं हिंदाल के गुरु थे, उनकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, उसके साथ उसका निकाह हो जाता है 1541 में, और ठीक 1 साल बाद 1542 में सम्राट अकबर का जन्म होता है। अकबर के बारे में हम डिटेल स्टडी अपने अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप सिर्फ नाम जान लीजिए। अभी बिलगांव का युद्ध हो गया। उसके बाद है मच्छीवार का युद्ध। अब क्या होता है, 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत करता है ये। उसके बाद क्या होता है, ये पुनः भारत की ओर आता है, और मच्छीवार पर जगह पर युद्ध होता है, जिसे मच्छीवार युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इस युद्ध में क्या होता है, हुमायूं जीत जाता है, अफगान और हुमायूं बीच होता है, हुमायूं की विजय होती है और अफगानों की पराजय हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगला युद्ध 1555 में ही सरहिंद का युद्ध होता है, और इस युद्ध में हुमायूं की तरफ से नेतृत्व बैराम खां कर रहे होते हैं, और अफगानों का नेतृत्व जो था वो सिकंदर सूर, ठीक है, सूरवंश के ही शासक है सिकंदर सूर कर रहा होता है, ठीक है। अब इस युद्ध में क्या होता है, इनकी पराजय हो जाती है अफगानों की, और बैराम खां जो होता है वो जीत जाता है। तो इस तरीके से सरहिंद के युद्ध के बाद 23 जुलाई 1955 में हुमायूं जो था वो दिल्ली के तख्त पर पुनः बैठता है। मात्र 6 माह तक ही वह तख्त पर बैठ पाता है। उसके उपरांत 24 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन के शेरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह भवन जो मैंने बताया था ना कि क्या होता है, वो चिनार के किले को घेरता है, उसके बाद संपत्ति अर्जित करता है, उसके बाद क्या होता है, दीन पनाह भवन का निर्माण कराता है वो, ठीक है। और दीन पनाह भवन बाद में क्या होता है, जब शेरशाह सूरी के समय आता है, जब शेरशाह सूरी जो होता है वो अभियान चौसा युद्ध वगैरह और बिलगांव युद्ध को जीत लेता है, उसके बाद क्या होता है, शेरशाह सूरी
का कब्जा हो जाता है। तो शेरशाह सूरी दीन पनाह भवन में क्या होता है, शेरमंडल पुस्तकालय का निर्माण कराता है। अब उसके बाद क्या होता है, मच्छीवार सरहिंद युद्ध के उपरांत इस पर पुनः जो था वो कौन शासन करने लगता है, दिल्ली के तख्त पर बैठ जाता है हुमायूं। तो हुमायूं जो था दीन पनाह भवन के सिरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाता है और गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है 24 जनवरी 1556 में। ठीक है, अब इस तरीके से हुमायूं जो था उसके जीवन का अंत हो जाता है। अब क्या था, कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, याद रखिएगा कि इंसान कामिल जो था वो हुमायूं को किसने कहा है, अबुल फजल ने कहा है। हुमायूं का मकबरा उसकी बेगम जो थी उसका नाम था हाजी बेगम, उसने बनवाया था। और कब करवाया था उसने निर्माण, उसने कराया था अकबर के समय में। जो हुमायूं था वो ज्योतिष में भी विश्वास रखता था, वो अलग अलग रंगों के कपड़े पहनता था। अगर हम देखें तो वो इतवार को यानी रविवार को पीले रंग के वस्त्र, शनिवार को काले रंग के वस्त्र और सोमवार को सफ़ेद वस्त्र पहनता था। हुमायूं नामों की रचना किसने की है, गुलबदन बेगम ने की है। ठीक है, हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला की अगर नींव की बात करें तो मुगल चित्रकला की नींव भी हुमायूं के समय में ही रखी गई। दो चित्रकार हैं जिनका नाम याद रखिएगा, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद। ठीक है, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद। ठीक है, जब वो निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था 15 वर्षों के लिए, तब वो फारस में दो चित्रकार थे, उससे उनकी मुलाकात हुई थी। और इन चित्रकारों को उसने मीर सैयद अली को नादिर उल अस्त्र की उपाधि तथा ख्वाजा अब्दुल समद को उसने सीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ जो हुमायूं था तो उसकी असफलता के कारणों में अगर हम देखें तो देखते हैं उसकी जो असफलता के कारण है, तो असफलता के कारणों में सबसे पहला है उसका दुर्बल चरित्र। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता था कि जैसे मैंने आपको बताया कि कलिंजर में क्या हुआ, वो आता है आक्रमण करता है, लेकिन जैसे उसको सूचना मिलती है जौनपुर में हो रहा है, वो कलिंजर को छोड़े आता है। ठीक है, और जौनपुर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसने चुनार को भी घेरा डाला, चुनार से संपत्ति अर्जित करी। बाद में क्या होता है, दीन पनाह की निर्माण करता है। ठीक है, अपनी शक्ति का विस्तार नहीं करता है, ठीक है, धन को व्यय करता है। ठीक है, और क्या होता है, बार बार वो दिल्ली चला जाता था। ठीक है, तो ये क्या है, उसका दुर्बल चरित्र। तो उसकी असफलता के कारणों में क्या है, उसका दुर्बल चरित्र। ठीक है, और अविवेकपूर्ण ढंग से किया गया उसके साम्राज्य का विभाजन, क्योंकि उसने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में किया था। ठीक है, जो कि उसकी असफलता के कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। फिर भाइयों का असहयोग, उसके जो भाई तो थे, कहने को तो 4 थे, लेकिन भाइयों का सहयोग उसको युद्ध में प्राप्त नहीं हुआ, जो कि उसकी असफलता का कारण था। फिर अफगान शत्रु, अफगानों से उनकी मुगलों की शत्रुता थी, जो भी उसके जो असफलता के कारणों में एक प्रमुख कारण थी। तो इस प्रकार हमारा हुमायूं खत्म हो जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हुमायूं का पुत्र था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, देखते रहिए और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।